सुबह का समय था। विमला देवी लिविंग रूम के सोफे पर बैठी अपने हाथ से बनाए ऊनी क्रोशिया कवर को संवार रही थी। बाहर हल्की धूप थी। घर में उनके बेटे अजय और बहू सोनिया की आवाज़ें गूंज रही थी। सोनिया ने चिल्लाकर कहा, अजय, डाइनिंग टेबल के वो पुराने पर्दे बदल दो और हाँ, हॉल से वो फालतू की कुर्सी हटाओ। कल पार्टी में मेहमान आएंगे, सब बेकार लगेगा। अजय ने जवाब दिया, कौन सी कुर्सी? अरे माँ की वो पुरानी वाली लकड़ी की। हाँ, वो जो कोने में पड़ी रहती है। माँ तो अब इस पर बैठती भी नहीं, बस जगह घेरती है। कोई इसे देखेगा तो कहेगा कैसा कबाड़ जमा कर रखा है, इसे फ़िलहाल स्टोर रूम में डाल दो। और हाँ, माँ के कमरे का दरवाज़ा भी बंद रखना। शोर होगा तो बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। विमला देवी के हाथ कांप गए। उनके कानों में आवाज़ें बिल्कुल स्पष्ट थी, फालतू की कुर्सी कबाड़ जगह घेरती है। वह धीरे से उठी और उस कुर्सी के पास गई। यह उनके पति ने उन्हें शादी की पहली सालगिरह पर तोहफे में दी थी, उनका सबसे प्रिय फर्नीचर। अब वह खुद को उस कुर्सी की तरह महसूस कर रही थी, एक पुरानी चीज़ जो अब सिर्फ जगह घेर रही है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोपहर का वक्त था। सोनिया और अजय ने बाहर से स्वादिष्ट भोजन मंगाया था। मेज़ पर छोले भटूरे, पनीर टिक्का और गुलाब जामुन रखे थे। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। विमला देवी कोने में बैठी थी। बहू ने उनकी तरफ एक छोटी सी कटोरी बढ़ाई, जिसमें कल रात की बची हुई सादी लौकी की सब्जी और 2 सूखी रोटियां थीं। सोनिया ने कहा, माँ जी, ये आपका खाना। बाहर का तला भुना खाना आपको सूट नहीं करता। डॉक्टर ने मना किया है, याद है ना? और ज़्यादा मत खाइएगा, पेट में गैस हो जाती है, फिर आप घर का माहौल ख़राब कर देती हैं। विमला देवी ने बेटे की ओर देखा, जो चुपचाप अपना पुलाव खा रहा था। एक बार भी उसने अपनी माँ को देखने की जहमत नहीं उठाई। पिछली रात का दृश्य उनकी आंखों में घूम गया। पड़ोस के शर्मा जी के यहाँ शादी से लौटे थे। अजय ने कहा था, माँ, आप कल रात जल्दी सो जाइएगा, हमें देर हो जाएगी। और हाँ, दवा लेते समय ध्यान रखना, पिछली बार की तरह पानी में घोलकर मत पीना। आप तो पूरी तरह से डिपेंडेड हो गई हैं। सोनिया ने तंज कसा, डिपेंडेड तो हैं ही अजय जी, इनकी तो आदत ही है हर चीज़ के लिए बच्चों को परेशान करने की। हमारी तो अब अपनी ज़िंदगी है, कब तक इनकी देखभाल करेंगे? विमला देवी ने उस रात सिर्फ पानी पीकर गुजारा था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह परेशान न कर दें। अगले दिन शाम को घर में पार्टी थी। विमला देवी को साफ सफाई के बाद उनके छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। अजय ने बाहर ताला लगाते हुए कहा, आप आराम कीजिए माँ, वैसे भी इतनी भीड़ भाड़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। हम रात को खाना खाकर ही दरवाज़ा खोलेंगे। विमला देवी को लगा जैसे वह कोई अपराधी हो, जिन्हें उनके ही घर में कैद कर दिया गया है। कमरे में बैठी उन्होंने अपने पुराने सहेलियों के नंबर याद किए। उन्हें लगा किसी दोस्त से बात करें। उन्होंने अपना पुराना फ़ोन निकाला। मीना, आशा, किरण, हर किसी को कॉल लगाया, पर किसी का नंबर नहीं लगा। उन्हें याद आया, पिछले महीने जब वह बाज़ार से लौटी थी तो सोनिया ने उसका फ़ोन चेक करते हुए कहा था, माँ जी, यह फ़ोन क्यों रखती हैं? फालतू के कॉल आते हैं, आप सबको इन सब की क्या ज़रूरत? और उस दिन के बाद से ही उनके फ़ोन से किसी दोस्त का नंबर नहीं लगा था। वह अब समझी, उनके नंबरों को ब्लॉक कर दिया गया था।
उनके बेटे बहू ने उन्हें सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि दुनिया से भी काट दिया था। कमरे में अंधेरा होने लगा था। बाहर से ठहाकों और संगीत की आवाज़ें आ रही थी। विमला देवी ने महसूस किया कि अब बहुत हो गया। वह अब वो और फालतू की कुर्सी बनकर नहीं रहेंगी। उन्होंने अपने पति की तस्वीर को देखा और धीरे से बुदबुदाई, आप हमेशा कहते थे विमला, डरना नहीं। मैंने इन बच्चों के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, इनकी परवरिश में अपनी जवानी खपा दी, पर अब इन्होंने मुझे कबाड़ समझ लिया है। उसी समय उनके कमरे के पुराने लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी, जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। उन्होंने धीरे से रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक खुश मिजाज जानी पहचानी आवाज़ आई। अरे विमला, मैं आशा बोल रही हूँ। कैसी है तू? तेरा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? मीना और मैं तुझे ढूंढ रहे हैं। विमला देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। सालों बाद किसी ने उन्हें प्यार से नाम से पुकारा था। आशा, मैं ठीक हूँ, उन्होंने कांपते हुए कहा। ठीक नहीं लगती तू, आशा ने कहा। सुन, हम सब दोस्त हरिद्वार ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं। हमने कई बार तुझे कॉल किया, पर तेरे बेटे ने हमेशा कहा कि माँ अब कहीं नहीं जाती, वो बहुत थक गई हैं। इस बार हमने हिम्मत की और सीधे तेरे लैंडलाइन पर कॉल किया। हम सब ने तेरे लिए टिकट करवा ली है। तू कल सुबह हमारे साथ चल रही है, कोई बहाना नहीं चलेगा। विमला देवी ने दरवाजे की ओर देखा, जहाँ ताला लगा था। उनके चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान आ गई। हाँ आशा, मैं चल रही हूँ, ज़रूर चल रही हूँ कल सुबह। फ़ोन रखने के बाद विमला देवी ने अपनी अलमारी खोली और रिटायरमेंट के पैसों से बचाई हुई अपनी पासबुक निकाली। उन्होंने अपना छोटा सा थैला खोला और कुछ कपड़े पैक किए। उनकी नज़र उस पुरानी फालतू की लकड़ी की कुर्सी पर पड़ी, जिसे सुबह बाहर फेंकने की बात हो रही थी। उन्होंने उस कुर्सी को उठाया, उसे दरवाजे के पास ले गई और दरवाजे पर लगा ताला देखा। अगली सुबह जब अजय दरवाज़ा खोलने आया तो कमरे में सिर्फ एक कोने में खड़ी फालतू की कुर्सी थी। विमला देवी वहाँ नहीं थी। दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था। ताले के पास अजय ने अपनी माँ का हाथ से लिखा एक छोटा सा नोट देखा। अजय, सोनिया, तुम लोग ठीक कहते थे, यह घर अब बहुत शोर शराबे वाला हो गया है और मैं अब बस एक फालतू की कुर्सी हूँ जो जगह घेरती है। अब मैंने उस जगह को छोड़ दिया है। अब मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ मुझे ज़रूरी समझा जाएगा। कम से कम मेरे दोस्त तो समझेंगे ही। मुझे अब तुम्हें परेशान करने या तुम्हारे माहौल को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी आज़ाद ज़िंदगी जियो, तुम्हारा ध्यान रहे। विमला नोट नीचे गिर गया। अजय और सोनिया सकते में थे। उनकी बहू को समझ आ गया था कि उन्होंने क्या खो दिया है। घर की रोशनी, माँ का प्यार और शायद उनका आत्मसम्मान। नई सुबह, नई राह। विमला देवी ने ताला तोड़ने के लिए अपने पति द्वारा सहेज कर रखे गए पुराने हथौड़े का इस्तेमाल किया था, जो सालों से कबाड़ में पड़ा था। कमरे से निकलने के बाद वह दबे पांव घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली। उनका बटुआ और छोटा बैग उनके हाथ में था। उन्होंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। मौसम में हल्की ठंडक थी, लेकिन विमला देवी के मन में एक अजीब सी गर्माहट थी। वह सीधे बस स्टॉप की ओर बढ़ी, जहां उनकी दोस्त आशा, मीना और किरण उनका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने दोस्तों को देखा, उनकी आंखें भर आईं।
सादी साड़ियाँ पहने, माथे पर बिंदी लगाए वे तीनों सहेलियाँ उसी पुराने अंदाज में उनका इंतजार कर रही थी। विमला आशा दौड़कर उनसे गले मिली। तूने तो कमाल कर दिया, हमें लगा था तू अंतिम समय में मना कर देगी। मीना ने हंसकर कहा, अरे विमला ने पहली बार अपने लिए सोचा है। चल चल जल्दी, बस आने वाली है, हमें गंगा के दर्शन के लिए देर नहीं करनी। बस में बैठते ही विमला ने खिड़की से बाहर देखा। सड़कों पर भागती जिंदगी उन्हें अब डरावनी नहीं बल्कि रोमांचक लग रही थी। वह अपनी सीट पर बैठी और कई महीनों बाद एक लंबी गहरी सुकून भरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर के आत्मविश्वास से आई थी। जब अजय दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और माँ को गायब पाया तो उसके हाथ से चाबियों का गुच्छा छूट गया। सोनिया भी रसोई से दौड़कर आई। सोनिया ने नोट पढ़ा और गुस्से से बोली, कमाल है, इस उम्र में इन्हें ड्रामा सूझ रहा है। कहाँ चली गई ये? और ताला, इन्होंने ताला तोड़ा? अजय के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा डर था। उसे उस फालतू की कुर्सी और अपनी माँ के चेहरे की बेबसी याद आ गई। तुम कल सुबह कह रही थी ना कि ये जगह घेरती है और इन्हें ताला लगाकर अंदर बंद कर दिया। क्या कर दिया हमने सोनिया? अजय ने पहली बार सोनिया से आंखें मिलाकर सवाल किया। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ वही किया जो हमारे भले के लिए था। अब बताओ, अगर इन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इन्हें घर की हवा सूट करती है, बाहर जाकर बीमार पड़ जाएंगी तो कौन संभालेगा? सोनिया बचाव में चिल्लाई। अजय ने धीरे से कहा, संभालने की तो बात ही नहीं है। हमने तो पिछले कई महीनों से इन्हें सिर्फ बुढ़ापा और बोझ ही महसूस करवाया है। तुमने इनका फ़ोन तक ब्लॉक कर दिया था। अजय ने तुरंत अपने फ़ोन से माँ को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने शहर के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में फ़ोन किया। रात तक घर में एक भयानक सन्नाटा पसर गया था। डाइनिंग टेबल पर रखे स्वादिष्ट पकवान अब उन्हें जहर जैसे लग रहे थे। देर शाम को अजय के फ़ोन पर आशा का कॉल आया। अजय, मैं आशा बोल रही हूँ। विमला हमारे साथ है, हम सब हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं। अजय राहत और शर्मिंदगी के मिले जुले भाव से बोला, आशा चाची, माँ कैसी है? उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्हें वापस आने को कहिए। हम माफ़ी चाहते हैं। आशा ने कठोर आवाज़ में कहा। माफ़ी? बेटा, माफ़ी तुम मुझसे नहीं अपनी माँ से मांगो और उन्हें वापस आने को क्यों कहें? वह अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात याद रखना विमला, अब कोई गैर ज़रूरी कुर्सी नहीं है जो तुम्हारी मर्ज़ी से घर में पड़ी रहेगी। वह जब वापस आएगी तो अपनी मर्ज़ी से आएगी। अगले दिन विमला देवी गंगा किनारे बैठी थी। सामने बहती नदी, पहाड़ों की ठंडी हवा और दोस्तों का साथ उन्हें लगा जैसे उनका बरसों का बोझ धुल गया हो। मीना ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। कैसा महसूस हो रहा है विमला? विमला देवी ने नम आँखों से आसमान की ओर देखा। मीना, बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे लगा था कि मैं कितनी कमज़ोर हूँ कि अब मैं कभी अपने लिए खड़ी नहीं हो पाऊँगी। मेरे बच्चों ने मुझे यह एहसास करा दिया था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। किरण ने हंसकर कहा। बुढ़ापा शरीर में आता है विमला, दिल में नहीं। और हाँ, दोस्त ही होते हैं जो दिल को जमा रखते हैं। हम सब ने तय कर लिया है, अब हर साल कहीं न कहीं घूमने जाना है और इस बार तू ही सबके लिए अगले ट्रिप का प्लान बनाएगी।
विमला देवी ने खुशी खुशी सर हिलाया। उसी शाम हरिद्वार के बाजार में टहलते हुए उन्होंने अपने लिए एक छोटी, मजबूत और सुंदर लकड़ी की कुर्सी खरीदी। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, यह कुर्सी मैं अपने घर ले जा रही हूँ। जब मैं बैठूंगी तो सिर्फ यहीं बैठूंगी और यह मुझे याद दिलाएगी कि हर व्यक्ति की अपनी जगह होती है और वह फालतू कभी नहीं होती। एक सप्ताह बाद विमला देवी अपने घर लौटी। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। अजय ने तुरंत दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा उदास था। वह तुरंत माँ के पैरों पर गिर पड़ा। माँ, हमें माफ़ कर दो। हमने बहुत बड़ी गलती की। हमने आपको बहुत दुख दिया। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। पीछे खड़ी सोनिया की आंखें भी नम थी। वह बोली, माँ जी, हम अपनी गलती मान चुके हैं। वह पुरानी कुर्सी वापस हॉल में है और आपका फ़ोन मैंने सारे नंबर अनब्लॉक कर दिए हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। विमला देवी ने उन्हें उठाया। उनकी आवाज़ अब धीमी नहीं बल्कि मजबूत थी। माफ़ी तो मैं दे सकती हूँ बेटा, पर मुझे अब अपना आत्मसम्मान वापस चाहिए। मुझे अब वह फालतू की कुर्सी नहीं बनना है। मैं तुम सबसे प्यार करती हूँ, पर अब मेरी अपनी ज़िंदगी होगी। उन्होंने अपने साथ लाई छोटी लकड़ी की कुर्सी को लिविंग रूम के एक खाली कोने में रखा। यह मेरी कुर्सी है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। इस पर मैं बैठूंगी। अब मैं रसोई की नौकरानी या बच्चों की चौकीदार नहीं हूँ। अब मैं तुम सबकी माँ हूँ और मैं जब चाहूँगी जो चाहूँगी वह करूँगी। कल सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ योगा क्लास जा रही हूँ। तुम दोनों उस समय अपने बच्चों को संभालना, समझ गए? अजय और सोनिया ने सिर झुका लिया। उन्हें अब एहसास हो गया था कि उन्होंने सिर्फ अपनी माँ को ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आत्मविश्वासी महिला को नाराज किया था। विमला देवी अपनी नई कुर्सी पर बैठी। बाहर धूप खिल चुकी थी। उन्होंने एक बार फिर गहरी सांस ली और महसूस किया, बुढ़ापा सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि आत्म सम्मान खोने से आता है और वह इसे दोबारा कभी नहीं खोने देगी। अब विमला देवी ने अपनी योगा क्लास ज्वाइन कर ली और वह अगले ट्रिप की प्लानिंग कर रही हैं। परिवर्तन की आहट और अगली योजना। विमला देवी की वापसी के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वह अब सुबह की बुजुर्ग माता जी नहीं रही जिन्हें किनारे कर दिया जाता था। सुबह 6 बजे विमला देवी अपनी नहीं आत्मविश्वास से भरी कुर्सी पर बैठकर गर्म पानी पीती और फिर योगा क्लास के लिए निकल जाती। अजय अब रोज़ सुबह 6 से 8 बजे तक बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता था, क्योंकि विमला देवी ने साफ कह दिया था कि यह उनका मी टाइम है। सोनिया ने रसोई का काम पहले से ज़्यादा संभालना शुरू कर दिया था। वह अब विमला देवी के लिए बची हुई लौकी की सब्ज़ी नहीं बल्कि उनके पसंद के हेल्दी स्नैक्स बनाती थी। एक दिन अजय ने सुबह सुबह चाय का कप विमला देवी को देते हुए धीरे से पूछा, माँ आप योगा से खुश हैं? विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खुश हूँ अजय। जब शरीर चलता है तो मन भी हल्का हो जाता है। अब मैं बोझ महसूस नहीं करती। सोनिया ने पास आकर कहा, माँ जी आपकी वह पुरानी वाली क्रोशिया कवर की दुकान वाली आंटी पूछ रही थी, क्या आप कुछ नए डिज़ाइन बनाएंगी? वह पिछले महीनों से आपका इंतज़ार कर रही थी। विमला देवी को याद आया कि क्रोशिया बनाना उनका पैशन था, जिसे उन्होंने बहू बेटों की सेवा में छोड़ दिया था। हाँ हाँ ज़रूर बनाऊंगी, अब मेरे पास समय है। अजय ने संकोच से कहा, माँ मैं और सोनिया सोच रहे हैं क्या हम सब इस बार क्रिसमस पर कहीं घूमने चलें बच्चों के साथ। अगर
आप चलना चाहें तो। विमला देवी ने चाय का कप मेज पर रखा और दृढ़ता से बोली, धन्यवाद अजय, लेकिन इस क्रिसमस पर मेरा शेड्यूल फिक्स है। मैं अपने दोस्तों के साथ कन्याकुमारी जा रही हूँ। तुम लोग बच्चों को लेकर कहीं और जा सकते हो। बेटे बहू का मुंह उतर गया, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। उन्होंने अब सीख लिया था कि विमला देवी के फैसलों का सम्मान करना है। अगले कुछ हफ्तों तक विमला देवी का कमरा एक मिनी ट्रैवल एजेंसी में बदल गया। उनके फ़ोन पर लगातार आशा, मीना और किरण से कॉल आते थे। ग्रुप चैट में कन्याकुमारी की प्लानिंग चल रही थी। एक शाम सोनिया ने विमला देवी को अकेले बैठा देखा और थोड़ी हिम्मत जुटाकर उनके पास आई। माँ जी, आप कन्याकुमारी के लिए क्या क्या पैक कर रही हैं? वहाँ मौसम कैसा रहेगा? विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ थोड़ी गर्मी होगी, इसलिए हल्के कॉटन के कपड़े। और हाँ, मैंने एक छोटा नोटबुक और पेन रखा है। नोटबुक क्यों माँ जी? सोनिया ने पूछा। अगले ट्रिप का प्लान बनाने के लिए आशा ने मुझे जिम्मेदारी दी है। हम सब अब हिमालय के किसी ट्रैकिंग रूट पर जाने की सोच रहे हैं। सोनिया हैरान रह गई। ट्रैकिंग? जिस महिला को 2 महीने पहले सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया जाता था, वह अब हिमालय की ट्रैकिंग की योजना बना रही थी। माँ जी, आप सच में ट्रैकिंग करेंगे? सोनिया ने धीरे से पूछा। क्यों नहीं? अगर मन जवान है तो शरीर को भी जवान रखना पड़ता है। रही बात दिक्कत की, तो मेरे साथ मेरी सहेलियां हैं, हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। और हाँ, इस बार मेरा फ़ोन नंबर हमेशा ऑन रहेगा, तुम लोग परेशान मत होना। यह सुनकर सोनिया की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको बहुत कमज़ोर समझ लिया था। विमला देवी ने सोनिया के हाथ पर हाथ रखा। जो हो गया उसे भूल जाओ। बस याद रखो, बुजुर्गों को सिर्फ आराम नहीं बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। क्रिसमस की सुबह अजय, सोनिया और बच्चे अपने रिजॉर्ट के लिए निकलने वाले थे। वे विमला देवी को स्टेशन छोड़ने आए। जब वे स्टेशन पहुँचे तो अजय ने विमला देवी को एक छोटा सा डिब्बा दिया। माँ, यह आपके लिए है, क्रिसमस का तोहफा। विमला देवी ने डिब्बा खोला। अंदर 4 बिल्कुल नए चमकदार फ़ोन थे, एक उन्हें और बाकी 3 उनके दोस्तों के लिए। अजय ने भावुक होकर कहा, माँ, ये हमारे पश्चाताप का प्रतीक है। हमने आपका संवाद दुनिया से काट दिया था। हम नहीं चाहते कि ऐसा कभी हो। विमला देवी की आंखें नम हो गई, लेकिन वह मुस्कुराई। धन्यवाद बेटा, अब मेरे पास एक कनेक्शन है जिससे तुम लोग कभी ताला नहीं लगा पाओगे। जब उनकी ट्रेन आई तो विमला देवी ने अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में कदम रखा। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। अजय और सोनिया और बच्चे उन्हें हाथ हिला रहे थे और उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि स्नेह और सम्मान था। ट्रेन चल पड़ी। विमला देवी ने अपने नए फ़ोन में अपना पसंदीदा क्रोशिया डिज़ाइन सर्च किया और फिर दोस्तों के साथ हंसते हुए कन्याकुमारी की बातें करने लगी। विमला देवी ने फालतू की कुर्सी से अपनी दुनिया की रानी तक का सफ़र तय कर लिया था। अब विमला देवी कन्याकुमारी पहुंच चुकी हैं और उनकी हिमालय ट्रैकिंग की योजना पर काम शुरू हो गया है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।